नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध की खबर निकलकर सामने आई है। दक्षिणी परकोटे पर नमाज एक युवक पढ़ रहा था, तो नमाज पढ़ते हुए युवक को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक कश्मीरी युवक था जो नमाज पढ़ रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कश्मीरी युवक को धार्मिक गतिविधि करते हुए सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार युवक ने राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने का प्रयास किया। युवक कश्मीरी वेशभूषा में था। युवक राम मंदिर के गेट D1 से घुसा था और पकड़े गए युवक का नाम अब अहमद शेख है। वो कश्मीर के सोपिया का रहने वाला है। लोगों और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों की तरफ से रोके जाने पर युवक ने कथित तौर पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां, स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए। युवक से पूछताछ की जा रही है और उसके इरादों और पृष्ठभूमि की गहन जांच की जा रही है। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर में सुरक्षा में सेंध की खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक कश्मीरी युवक नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया। तो नमाज पढ़ते हुए इस कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया गया है। अब जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। उसके इरादों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी कि उसने इस कृत्य को किया। वहीं बताया जा रहा है कि जब युवक को हिरासत में लिया गया तो वो नारे लगाने लगा। तो दक्षिणी परकोटे पर नमाज ये युवक पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध की ये खबर। नमाज पढ़ते हुए एक युवक को हिरासत में लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आरपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा में ये सेंध की खबर है, जहां एक कश्मीरी युवक नमाज पढ़ते हुए पकड़ा गया है। जी, आपको बताते चले, ये रामनगरी अयोध्या में कहीं ना कहीं ये चाहे चूक समझिए या कहीं सुरक्षा व्यवस्था की चूक समझिए या कुछ समझिए, जो भी ये सीता रसोई के आसपास जो है नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था, वही पकड़ा गया है। और अभी जो है खुफिया विभाग से जुटा हुआ है। अभी तो कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया है, फिर भी कानून पूरी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। जांच का विषय बनता है कि क्या क्या है, अभी तो फिगर सामने नहीं आया है। लेकिन ये कानून हो वहां पे नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। अब प्रक्रिया ये चलती है कि क्या इसका मकसद था, ये आतंकवादी गिरोह सरगना से जुड़ा हुआ है या कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये तो जांच का विषय बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये राम मंदिर में सेंध लगाने की पूरा प्रयास कहीं ना कहीं तो सफलता की ओर अक्सर हो रहा था। जी बिल्कुल। और आरपी, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम घटित हुआ है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि युवक वहां पर माहौल बिगाड़ने की फिराक में था और यही वजह है कि वो दक्षिणी परकोटे पर चढ़ गया और उसके बाद नमाज पढ़ने की कोशिश वो वहां पर करने लगा। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जब उसे हिरासत में लिया गया तो वो नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा था। जी, आपको बताते चले कि अयोध्या में मंदिर के परिसर में मोबाइल का इशू नहीं है, मोबाइल रख दी जाती है कहीं ना कहीं, और नारेबाजी तो उन्हें किया ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा को सेंध लगा करके वहां पहुंचा, तो ये बहुत दुखद बात है। और 5 लेयर में रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था है, रेड जोन, ग्रीन जोन और पूरी तरीके से बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है ये कहिए कि कोई ना कोई रास्ता बता रहा था या कहीं ना कहीं पूछना, क्योंकि राम मंदिर के अंदर पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है कि वहां पहुंच करके नमाज पढ़ना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं चाहे उसको सूचना रही हो या कहीं ना कहीं उसको रहा हो, क्योंकि राम मंदिर परिसर में परिंदा पर नहीं मार सकता है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पे। चाहे बिशप की सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर और जो अधिकारी हैं वो भी, और इलाऊ विभाग भी बहुत तगड़े सब राम मंदिर में सक्रिय है। तो ये कहीं ना कहीं जो घटना घटी है ये दुखद घटना है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को सेंध मारने की बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से तमाम दावे यहाँ पर सुरक्षा के किए जाते हैं राम मंदिर को लेकर, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे
कि कड़ी सुरक्षा की बात यहाँ पर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से दक्षिणी परकोटे पर एक युवक का चढ़ जाना और इस तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश करना कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और सुरक्षा बलों के लिए भी ये बेहद चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि इस तरीके का कृत्य किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई युवक इस तरीके से आकर राम मंदिर के ऊपर नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा। जी, ये कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हथियार तो राम मंदिर के अंदर जा ही नहीं सकते, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, जगह जगह पे चेकिंग है, जगह जगह पे वो है, उसकी सुरक्षा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मनसूबा वहां नमाज पढ़ने का था, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं चूक हुई, या फिर ये कहिए कि क्या नाम कोई दूसरा नाम बता करके अंदर प्रवेश किया या हिंदू नाम बता के प्रवेश किया, ये कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। लेकिन रही बात सुरक्षा, अंदरूनी सुरक्षा जो है राम मंदिर की परिसर में बहुत मजबूत है। जगह जगह पे कम से कम 10 जगह पे चेकिंग होती है, तब जाके राम मंदिर पहुंचते हैं, तो उसमें कोई कोर कफर नहीं है, राम मंदिर के अंदर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सेंध लगाने की जो प्रक्रिया थी, ये कहीं ना कहीं और उसके जो यहाँ का मनोबल था, कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहे मिली भगत समझिए या कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक समझिए, ये घटना का अंजाम दिया है। जी चलिए आरपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दक्षिणी परकोटे पर नमाज ये युवक पढ़ रहा था, नमाज पढ़ते हुए इस कश्मीरी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। अब सुरक्षा बल उससे पूछताछ में जुटे हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि राम मंदिर के दक्षिणी परकोटे पर चढ़कर ये युवक नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा और जब सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लिया तो वो नारेबाजी भी करता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी हो गई है। तो पार्टी ने कहा है कि हमारा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं है। नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न केसी त्यागी ने मांगा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जेडीयू के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का पार्टी में अध्याय अब खत्म हो चुका है। हाल के दिनों में केसी त्यागी के कुछ बयानों और गतिविधियों को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें सामने आई थी। सूत्रों के अनुसार त्यागी ने पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया था, जिसके बाद जेडीयू नेतृत्व ने उन्हें दूरी उनसे बनाने का फैसला कर लिया। और पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन के हालिया बयान से यह साफ हो गया है कि जेडीयू का अब केसी त्यागी से कोई औपचारिक संबंध नहीं रह गया है। केसी त्यागी ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी। उन्होंने बाकायदा पीएम मोदी को लेटर लिखकर इसकी मांग की थी। अपने पत्र में त्यागी ने लिखा था कि जैसे पिछले साल चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था, उसी तरह नीतीश कुमार भी इसके पूरी तरह हकदार है। लेकिन जेडीयू ने उनकी इस मांग से किनारा कर लिया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि केसी त्यागी की इस मांग का पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो जेडीयू के साथ हैं या नहीं, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये भी पता नहीं है। इसलिए उनके बयानों को और उनकी विज्ञप्तियों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए बयान के तौर पर लेना चाहिए। तो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग उन्होंने की थी, हालांकि पार्टी ने उनकी इस मांग से किनारा कर लिया था। तो केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी यहां पर कर दी गई है। नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग उन्होंने की थी। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मनोज लाल दास जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज जी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी हो गई है। हालांकि पार्टी तो उनके बयानों से पहले ही कई बार किनारा कर चुकी है, लेकिन अब कितनी सत्यता है इस बात में? नहीं, इसमें सत्ता नहीं है। देखिए, हर आदमी का अपना अपना वक्तव्य होता है। पार्टी के पदाधिकारी ही हो तो अपना अपना वक्तव्य होता है। और केसी त्यागी जी ने मुख्यमंत्री जी के लिए भारत रत्न की मांग की, ये उनका व्यक्तिगत है और पार्टी ने भी इस पर क्लियर कर दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन उनको कहीं से भी कोई दल से हटा दिया गया है या इस तरह की समाचार जो है सो भ्रामक है। और इसमें हटाने का या कुछ करने का प्रश्न कहाँ उठता है। पार्टी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये केसी त्यागी जी का ये अपना मामला, मतलब उनका निजी बयान है। ठीक है, तो निजी बयान कोई व्यक्ति दे रहे हैं, इसीलिए केसी त्यागी जी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने अपना बयान दिया है। उनके मन में आया, उन्होंने अपनी बात को रखी है और इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है। पार्टी ने कोई लेना देना नहीं है उनके इन बयान से। लेकिन केसी त्यागी जी पार्टी में ही है। अच्छा मनोज जी, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आप बखूबी जानते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। और केसी त्यागी को लेकर ये जो खबर निकलकर सामने आई है उसके पीछे
एक बड़ी वजह यह भी है कि कई बार जब पार्टी के नेताओं से, और मैं कई शीर्ष नेताओं की बात कर रहा हूं, ये आप बखूबी जानते हैं कि कई नेताओं से जब केसी त्यागी को लेकर बातचीत की जाती है या उनके बारे में कोई सवाल किया जाता है तो उनकी तरफ से कई बार इस तरीके का बयान आया है कि केसी त्यागी पार्टी में है या नहीं, उनको ये तक मालूम नहीं है। और यही वजह है कि इस तरीके की ये जो खबर है अब चर्चाओं का विषय बन गई है। देखिए, पार्टी है, पार्टी में सभी लोगों का रहना है। अब कोई भी बात हो, जो पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी बात ही पार्टी की बयान को माना जाता है। पहले केसी त्यागी जी पार्टी के प्रवक्ता भी थे, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे, लेकिन फिलहाल वो पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और केसी त्यागी जी अपने आप में एक नेता हैं, तो उनके द्वारा कोई बात कहना ये उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, पार्टी की बात नहीं हो सकती है। जब से वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है तो हमारे पार्टी के किसी भी नेता से आप पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि पार्टी में है, का मतलब कि पार्टी के नेता प्रवक्ता है कि नहीं है, पार्टी के वो प्रधान महासचिव थे कुछ दिनों तक, तो वो है कि नहीं है। ये अगर नहीं है तो हमारे पार्टी के नेताओं ने इस बारे में कहा कि वो पार्टी में है, पदाधिकारी है कि नहीं, उन्हें नहीं जानकारी है। और ऐसा अभी है नहीं तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। लेकिन धुआं और ये आग जो है ना, ये धुआं और आग का खेला ये हमेशा ही राजनीतिक दलों में होते रहता है। और केसी त्यागी जी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। केसी त्यागी जी चंद्रशेखर जी के समय से ही पुराने नेता है, पहले ही से नेता है, तो उनकी बात मीडिया में वो अगर कुछ बोलते हैं तो मीडिया उनको तरजीह देती है जी। तो इस नाते मीडिया ने उनकी इस बात को तरजीह दी है। और लेकिन पार्टी ने कहा कि जहाँ तक भारत रत्न की बात है, अगर पार्टी को मुख्यमंत्री जी के लिए देना होगा तो पार्टी अपनी बैठक में इसकी घोषणा करेगी। इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। चलिए मनोज जी, आप कह रहे हैं तो हम इस बात को मान लेते हैं कि केसी त्यागी अभी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हालांकि इस वक्त चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया। तो केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी कोई औपचारिक ऐलान यहां पर नहीं किया गया है और यही वजह है कि अभी इस बात पर संशय बरकरार है कि क्या केसी त्यागी जेडीयू का हिस्सा हैं या फिर उनकी छुट्टी पार्टी की तरफ से हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये एसआईआर नहीं बल्कि ये एनआरसी है। बीजेपी अफसरों से वोटरों की हेराफेरी करा रही है। हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने की साजिश रची गई है। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है और चुनाव से पहले मतदाता लिस्ट और वोटर सुरक्षा को लेकर सियासी बहस भी गर्म है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो वोटरों की गिनती में हेराफेरी कर रही है और प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया सही नहीं है और इस काम को गृह विभाग के बजाय आयोग से करवा रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने के लिए अफसरों को भेज रही है और जिन बूथों पर भाजपा गड़बड़ी करेगी वहां एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अखिलेश ने कहा कि उनके पास सभी बीएलओ के लिए एफआईआर का प्रारूप तैयार है, जिसमें केवल नाम भरकर थाने में जमा कराना होगा। जब उनसे पूछा गया कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक एक्स हैंडल पर पोस्ट में उनकी जान निकल जाती है और इसके अलावा कोर्ट का रास्ता भी उनके पास है। कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा। और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है, राज्य
चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। वहीं उड़ीसा के राउरकेला में शनिवार को एक 9 सीटर चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट सहित विमान में सवार सभी 9 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंची और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है और किसी की जान को फिलहाल खतरा नहीं है। यह विमान इंडियन वन एयर का बताया जा रहा है। विमान में पायलट समेत कुल 9 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि विमान राउरकेला से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग सक्रिय हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर सभी यात्रियों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। सभी घायलों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में सनातन धर्म और समाज की एकता को लेकर कहा कि पिछले 5 से 6 दिनों में माघ मेले में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं द्वारा स्नान। ये साफ संकेत है कि सनातन आस्था आज भी पूरी तरह जीवंत और प्रबल है। मुख्यमंत्री ने इसे समाज की सामूहिक आस्था और विश्वास की अनूठी शक्ति बताया। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सनातन आस्था को और मजबूत करने के लिए डबल इंजन सरकार निरंतर जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो विभाजन और तोड़फोड़ करने वाली मानसिकता को कभी भी फलने फूलने ना दे। समाज में एकता को कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास को रोकना चाहिए और इसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। पूरी दुनिया के अंदर सनातन का ये झंडा अपने आप लहराता हुआ दिखाई देगा। पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाए। उधर दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके में हुई पथराव की घटना के सिलसिले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 16 पर पहुंच गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि हमने पथराव में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच अब भी जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। पुलिस ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरों से भी कड़ी नजर रखे हुए है। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। जांच के दौरान पुलिस ने 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहचान की है जिन पर घटना से जुड़ी गलत या अपुष्ट जानकारी देने का आरोप है। वहीं आईपैक मामले में ईडी ने इस पूरे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने आर्टिकल 32 के तहत एक याचिका दायर की है। इस याचिका में ईडी ने उन सभी घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया है जो अब तक जांच के दौरान घटी है। ईडी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राज्य की मशीनरी उसे निष्पक्ष जांच करने से रोक रही है। उनके जांच के अधिकार का हनन किया जा रहा है। मामला कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है जिसका पैसा एक विशेष कोल कंपनी में आने का दावा किया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि कोयला घोटाले की बड़ी रकम एक कोल कंपनी को भेजी गई थी। यह कंपनी आईपैक से जुड़ी बताई जा रही है। इसी मनी ट्रेल का पीछा करते हुए ईडी की टीम ने कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की थी। एजेंसी इस अवैध लेन देन के पुख्ता सबूत जुटाना चाहती थी। इस रेड के बाद से विवाद शुरू हुआ। ईडी ने अपनी याचिका में एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला दावा किया। एजेंसी के अनुसार जब वो कंपनी के ठिकानों पर रेड कर रहे थे तो वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई। आरोप है कि वो वहां से जांच से जुड़े अहम दस्तावेज अपने साथ ले गई। ईडी का कहना है कि यह जांच प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप है। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जो पार्टियां आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, उनकी दुकान अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर आयोजित जनसभा में यह बयान दिया।
AIMIM प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बन सकता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कई अन्य पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़का रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं उनका अंत होगा। जब प्यार आम हो जाएगा तो लोगों को एहसास होगा कि उनके लोगों के दिमाग में कैसे जहर घोला गया था। वहीं ओवैसी के बयान पर सीएम हिमंता ने पलटवार किया। सीएम हिमंता ने कहा कि पीएम कोई भी बन सकता है, पर भारत की आत्मा हिंदू है। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है बीजेपी वालों। उधर ठाणे नगर पुलिस द्वारा साल 2016 में दर्ज एक मामले की दोबारा जांच में गंभीर खुलासा हुआ है कि तत्कालीन विपक्षी नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को झूठे आरोपों में फंसाने की साजिश रची गई थी। विशेष जांच दल की रिपोर्ट में इस साजिश के लिए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक संजय पांडे, तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल और सहायक आयुक्त सरदार पाटिल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट राज्य की पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने अपनी सेवानिवृत्ति से 5 दिन पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव को सौंपी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान देवेंद्र फडणवीस को फंसाने के प्रयास तेज हुए और संजय पांडे के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त और फिर डीजीपी बनने के बाद इन प्रयासों को और बल मिला। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की जांच में सामने आया कि ठाणे और मुंबई के साइबर पुलिस थानों में दर्ज मामलों में देवेंद्र फडणवीस को आरोपी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों पर भारी दबाव डाला गया। साल 2016 में ठाणे नगर पुलिस थाने में श्याम सुंदर अग्रवाल के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, जो बिल्डर संजय पुनमिया और अग्रवाल के बीच साझेदारी विवाद से जुड़ा हुआ था। इस मामले में 2017 में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी थी। बावजूद इसके संजय पांडे ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दे दिए। उधर सांबा जिले के घगवाल में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सुरक्षा बलों ने हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई इलाके में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि के बाद की गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कल देर रात स्थानीय लोगों ने इलाके के ऊपर करीब 2 मिनट तक एक ड्रोन को मंडराते हुए देखा और तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दी। लोगों ने एक छोटी लाइट को ऊपर देखा। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को पालूरा गांव से एक पैकेट बरामद हुआ। जब पैकेट खोला गया तो उसमें से 2 पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड, 3 मैगजीन और लगभग 16 पिस्तौल राउंड बरामद किए गए। दोनों पिस्टल अलग अलग हैं। इस बरामदगी को इलाके में हथियार तस्करी की आतंकवाद से जुड़ी संभावित कोशिश को नाकाम करने के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार बरामदगी के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। ये बरामदगी ऐसे समय में हुई है जब पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 26 जनवरी समारोह की तैयारियां चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी इस राष्ट्रीय पर्व में खलल डालने की फिराक में थे। उधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के चंपाहाटी इलाके में शनिवार दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दोपहर करीब 1 बजे अचानक 2 से 3 धमाके हुए। विस्फोट में फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 4 मजदूर भी झुलस गए। विस्फोट में घायल हुए 4 मजदूरों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बारुईपुर और कोलकाता के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लोगों ने कहा कि विस्फोट के बाद फैक्ट्री का एक हिस्सा ढह गया। छत पर लगी एस्बेस्टस की चादरें दूर तक उड़ गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।